In class 9, myself Manisha Chopra from Floridel Public School. Today we will start chapter 1 Economics, the story of village Palampur. इस स्टोरी में हम एक इमेजिनरी विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे। ये पालमपुर विलेज, इसके पास में एक टाउन है रानीगंज। बड़ा टाउन है, ये बिग टाउन है जो 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से, और वो वेल कंस्ट्रक्टेड रोड से जुड़ा हुआ है। इसी के पास में एक छोटा गांव और है जो है शाहपुर। इसमें भी कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये दूसरे गांव से जुड़े हुए हैं। पालमपुर के अंदर टोटल 450 फैमिली रहती है, जिनमें से 80 फैमिली अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं और कुछ फैमिली है जो लोअर कास्ट से भी बिलोंग करती हैं, जो एससी कास्ट से हैं। ये पालमपुर के नियर बाय एरियाज़ में रहते हैं। अब इन दोनों के मतलब ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट फैमिली के जो हाउसेस हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंसेस है, क्योंकि अपर कास्ट वाले हैं और काफ़ी रिच फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो उनके जो हाउसेस हैं वो काफ़ी वो पक्का हाउसेस है, और जो उनके पास में सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। लेकिन जो लोअर कास्ट वाली ऐसी फैमिलीज़ जो हैं उनके जो हाउसेस है वो कच्चा हाउसेस है जो स्ट्रॉ और मड से बने हुए हैं। इसके अलावा इस विलेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया तरीके से है, और यहाँ ट्यूबवेल है जो वाटर सप्लाई करता है यहाँ के फील्ड्स को। उसके अलावा यहाँ पर मतलब यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल है, एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी मौजूद है। ये एक ऐसी इमेजिनरी विलेज है जिसके बारे में हर कोई सोचता है कि हमारा विलेज भी ऐसा ही होना चाहिए। आज हमारा देश काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो चेंजेस हैं वो विलेजेस में आए हैं। फिर हमने कल के वीडियो में एक क्वेश्चन पुटअप किया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी फार्मिंग एक्टिविटी एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। और फार्मिंग एक्टिविटी जितने भी वर्क फार्म से रिलेटेड है वो फार्मिंग एक्टिविटी में कंसीडर होंगे, और जो फार्म से रिलेटेड नहीं है जैसे शॉप कीपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में कंसीडर किए जाएंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम आवर न्यू टॉपिक, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पालमपुर। पालमपुर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिंपल सी चीज़ है, जो एम का प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एम होता है गुड्स एंड सर्विस, जो हमें चाहिए गुड्स एंड सर्विस वो हमें प्रोवाइड हो जाए, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एम ऑफ प्रोडक्शन। अब इसी में इसमें रिक्वायरमेंट्स आती है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। दैट इज़ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर 2 तरह के कैपिटल कंसीडर हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। लैंड, सबसे पहले लैंड की जो रिक्वायरमेंट होती है, आप इमेजिन करो कि यू आर ए बिजनेस मैन एंड यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, देन व्हाट इज़ योर फर्स्ट मोटो? योर फर्स्ट मोटो इज़ टू फाइंड अ लैंड जहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहेंगे। देन फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई, देन यू नीड लेबर मजदूर जो उस फैक्ट्री में वर्क करेंगे। उसके बाद में फिजिकल कैपिटल जो पैसा हम लगा रहे हैं, पैसा हम 2 तरह से लगा रहे हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल के रूप में, एक होता है वर्किंग कैपिटल के रूप में। जो फिक्स्ड कैपिटल यानी एक बार खर्चा किया वो फिक्स्ड हो गया, वो उसके बाद में उससे हम काम लेते ही रहते हैं। जैसे आपने स्कूटी ली आपने स्कूटी ली अपने शॉप पे जाने के लिए, तो वो फिक्स्ड कैपिटल हो गई स्कूटी, और उसके अंदर जो पैसा डाल रहे हैं ताकि आप अपने शॉप पे डेली टाइम से पहुंच सके, पेट्रोल लगा रहे हैं, उसके मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो आपकी वर्किंग कैपिटल में गिनी जाती है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन मतलब एक हमने कहा ह्यूमन एज ए कैपिटल। अब इंसान भी कैपिटल के रूप में है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ह्यूमन बीइंग ही है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज और एंटरप्राइज की वजह से ही इन सारे फैक्टर्स को एक साथ करता है। ठीक है, अब फार्मिंग इन पालमपुर।
पालमपुर में फार्मिंग किस तरह से होती है? पालमपुर के अंदर जो 75% लोग हैं, वैसे देखा जाए तो इंडिया में भी 75% लोग फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मिंग में ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है और एरिया है लिमिटेड, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो वेस्ट लैंड है उसको कल्टिवेटेड लैंड में इन्होंने कन्वर्ट करवाया, ताकि अब वेस्टलैंड क्या है, वेस्टलैंड के अंदर वो सारे लैंड कंसीडर होते हैं जिस पे खेती नहीं होती है। एक होता है नेट सोन एरिया और एक होता है वेस्टलैंड। नेट सोन एरिया यानी जहाँ पर पूरी तरह से एग्रीकल्चर किया जा सकता है, दैट इज़ नेट सोन एरिया ना। इसमें हम पढ़ रहे हैं वेस्टलैंड। वेस्टलैंड क्या है, जिस पे खेती नहीं की जा रही है। और हमने अभी पढ़ा था कि पालमपुर में 75% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर तो हो नहीं रहा। और एग्रीकल्चर कैसे करेंगे भाई, जब ज़मीन ही लिमिटेड है तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं हम प्रोडक्शन को। उसके लिए जो हमारा ग्रेजिंग लैंड है उसे हम कल्टीवेटेड लैंड में कन्वर्ट करवाएंगे, जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको भी कट करके उनसे एरिया लेंगे, उसको भी एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कराएंगे। जो लैंड के बीच की, जो एग्रीकल्चर लैंड के बीच की जो दीवारें हैं उनको हटा के हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम अपने एग्रीकल्चर एरिया को इंक्रीज़ कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक दे रखा है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज़ हेक्टर। आपको ये तो पता है, हेक्टर में ही लैंड को नापा जाता है। इसके अलावा कई जगह बीघा, गुन्नीता, इस नाम से भी हेक्टर्स को बोला जा सकता था। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इज़ देयर अ वे, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई एक लैंड पर एक से ज़्यादा तरह के प्रोडक्शन उगा सकता है? ये तो आपको पता ही है, हाँ उगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आज का जो टाइम है वो इतना डेवलप हो गया है कि किसी भी वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर फील्ड में कन्वर्ट कर सकता है। इवन हमारे पास काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम एग्रीकल्चर टाइम पीरियड को घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पता है 3 तरह की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी एंड जायद, और इनका पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी होता है। यहाँ पे देखो, खरीफ फसल कब उगाई जाती है? रेनी सीजन में खरीफ फसल उगाई जाती है। इस खरीफ के अंदर कौन कौन सी फसलें आती है? जवार और बाजरा, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। देखो, इसका जो टाइम पीरियड है उसके बाद में अक्टूबर दिसंबर के बीच में थर्ड फसल उगाई दी, जिसमें पोटैटोज उगाए गए। अब रबी की बारी आई। रबी के अंदर क्या होता है? वीट कंसिडर रहता है। अब अक्टूबर दिसंबर हो गया, तो दिसंबर में अगर इसने वीट रबी फसल बोई तो उसका प्रोडक्शन 4 to 6 मंथ लगते हैं, अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। अप्रैल के बाद में जो मिड आएगा टाइम, उस टाइम पे जायद की फसल यानी थर्ड फसल उगा देंगे ये लोग। अब बात आती है सरप्लस की। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस अंडरलाइन कर लेना, सरप्लस होता है जो आपने प्रोडक्शन किया है उसका एक्स्ट्रा। मतलब एक तो आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने घर के लिए, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बच गया उसका आप क्या करेंगे? उसको सेल करेंगे। तो जो सरप्लस है उसको जो हम सेल करते हैं, जो मतलब जो एक्स्ट्रा है उसे सरप्लस कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी लिखा है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के क्रॉप्स एक साल में उगाए जाते हैं, और यहाँ पे पालमपुर में इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है, वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम यहाँ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी व्यवस्था है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पुराना जो इरिगेशन मेथड है पर्सियन व्हील, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। यहाँ पे फार्म मतलब वेल से और इरिगेट कर सकते हैं अपने स्मॉल फील्ड्स को। मतलब पूरी जो वेल डेवलप्ड विलेज का अगर हम बात करें तो ये पालमपुर उसको फुलफ़िल करता है। नाउ HYV क्या होता है? हाई यील्ड वेराइटी सीड, उसे बोलते हैं HYV सीड। HYV सीड में क्या होता है? उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। देखो यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था?
Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat, rice using high comparison to the traditional seeds. ट्रेडिशनल जो पहले के सीड्स हैं उसमें उससे ज़्यादा कंपेरिज्ड है, यानी ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसके अंदर प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सीड मतलब पहले एक सीड से अगर 2 अनाज निकलते हैं तो अब इसमें पूरे मतलब 20 सीड्स और निकल सकते हैं, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी को उसने बढ़ा दिया। अब देखो ये हाई हीज HYV सीड के बारे में बताया है। HYV सीड डाला, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ये सारी इरिगेशन की है। फिर जो ट्रैक्टर है, फार्मिंग मशीनरी है, उसमें डीजल डाल के यहाँ प्रोडक्शन को उन्होंने जल्दी तैयार कर लिया। नाउ देयर इज़ सम क्वेश्चंस। बेटा एक चीज़ आपको क्लियरली बता देती हूँ, आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। आपका जब भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, FA1 होगा, उस टाइम पे मैं इसके इनसाइड क्वेश्चंस पुट अप करूँगी। सो यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन, रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। नाउ व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक से ज़्यादा फसलों को उगाना, एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम पे, ठीक है। यहाँ देखो, फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। अंडरलाइन कर लेना इसे, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किया गया था। इसके अंदर उन्होंने जो यूज़ किया वो था ट्यूबवेल इरिगेशन के लिए, HYV सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड अपने जो प्रोडक्शन है उसको हार्मफुल होने से बचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने वीट की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए की थी। अब देखो एक और टॉपिक दे रखा है, इन पालमपुर द यील्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज़ वॉज 13 kg, मतलब 1300 kg पहले ट्रेडिशन मेथड से वो उगाते थे। जब HYV सीड आया तो उसी एरिया में 32 kg पर हेक्टर उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, तो इंक्रीज़ हो गया ना प्रोडक्शन HYV सीड की वजह से। नाउ you have to find out the question answers of this questions. What is the difference between multiple cropping and modern farming method? The following table shown, मतलब ये आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको शो फाइंड आउट करने हैं। व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड? वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है, ध्यान रखना। Modern farming method required the farmer to start with more cash than before. Why? There are 3 questions. You have to find out these answers. I want this answer in your notebooks. Will the land sustain? अब sustain का क्या मतलब होता है? sustain का मतलब होता है कि हम फ्यूचर के लिए क्या उसे बचा के रख सकते हैं। हाँ, हम बचा के रख सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर टुडे, और टुडे यू हैव टू फाइंड आउट ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स। आई विल सेंड इट द वर्कशीट टुमारो। थैंक यू, बाय।